गाइज आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल एग्रीकल्चर में, फिर सेकंड टॉपिक है मौसम एवं जलवायु से, वेदर एंड क्लाइमेट से, थर्ड टॉपिक होगा टिलेज में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीड प्रोडक्शन से, वीड से, इरिगेशन और वाटर ड्रेनेज से, सातवां टॉपिक है ड्राई फार्मिंग से, आठवां टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉप रोटेशन से। ये तो है बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रोनॉमी जितने भी क्वेश्चन है वो। और फिर 9वीं क्लास होगी क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो। इसमें अनाज वाली फसलें, दलहन फसलें और नगदी फसलें वगैरह सारी फसलें वाला टॉपिक हो जाएगा ये। तो फर्स्ट क्लास है आज हमारी सामान्य एग्रीकल्चर। भारत में कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई। भारत में कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई। लगभग 8000 से 4000 ईसा पूर्व कृषि के प्रारंभिक स्थल है मेहरानगढ़, चित्रांद, ब्रुजहोम। रागी का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है 1800 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के निशान मिले थे कालीबंगा से। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत बांध है कलनई, कावेरी नदी पर है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में बना था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। श्वेत क्रांति के जनक 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना 1905 में पूसा, बिहार में स्थापित हुआ था। भारत का सकल फसल क्षेत्र 219 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का सकल फसल क्षेत्र 219 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का शुद्ध बुआई क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में फसल संघनता 155.4% है और 1990 में ये थी 118%। ये नवीनतम 2025 का आंकड़ा है। भारत में फसल संघनता है 155.4% और 1950 में 118 थी। अब कितनी है फसल संघनता भारत की? 155.4। ये मोस्ट है। भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश है 18%। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत ट्यूबवेल है 48%। भारत में दलहनी क्षेत्र 31 मिलियन हेक्टेयर विश्व में प्रथम उत्पादन करता है। दलहन में कितना क्षेत्र है हमारा? 31 मिलियन हेक्टेयर। भारत में तिलहन का क्षेत्र कितना है? 28 मिलियन हेक्टेयर। सोयाबीन जिसमें सबसे ज़्यादा है सोयाबीन का, मूंगफली और सरसों का। एक बार फिर डाटा को हम देख लेते हैं। भारत में सकल फसल क्षेत्र है 219 मिलियन हेक्टेयर। भारत में सकल फसल क्षेत्र है 219 मिलियन हेक्टेयर। भारत में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 141 मिलियन हेक्टेयर। भारत में फसल संघनता 155.4% और 1950 में ये कितनी थी? 118%। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल के द्वारा होती है। भारत में दलहनी क्षेत्र 31 मिलियन हेक्टेयर है। ये इसमें विश्व में प्रथम उत्पादक हमारा भारत करता है दलहन में 31 मिलियन। तिलहन में है 28 मिलियन, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों। भारत में सबसे बड़ा एकल फसल क्षेत्र धान का है 45 मिलियन हेक्टेयर में ओनली धान लगाई जाती हैं। सबसे बड़ा फसल क्षेत्र धान का। सर्वाधिक फसल संघनता पंजाब की है। सर्वाधिक फसल संघनता किसकी है? पंजाब की 190%। फिर हरियाणा की आती है 185%। वर्ष 1930 तक लक्ष्य है 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि का पुनर्वास करना, यानी जो खराब हो गई है भूमि उसको सही करना। 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि का पुनर्वास करना। कृषि GIS रिमोट सेंसिंग मैपिंग संस्थान NRSC राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन E बोरलॉग, जिसे नोबेल पुरस्कार 1970 में मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने अर्धबोनी गेहूं व धान पर काम किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था विलियम S गोड ने। हरित क्रांति के राजनीतिक जनक है। राजनीतिक जनक कौन है? C सुब्रमण्यम, केंद्रीय कृषि मंत्री थे उस टाइम। हरित क्रांति की प्रमुख गेहूं की किस्म है सोनालिका और कल्याण 16 और HD 2329। सतत व एवरग्रीन क्रांति शब्द दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति की मुख्य सीमाएं कौन कौन सी हैं? दलहन, तिलहन की अपेक्षा, मृदा जल क्षरण, क्षेत्रीय असंतुलन। हरित क्रांति का
विरोध किया था डॉक्टर वंदना शिवा ने। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पर आलोचना के कारण किया था उन्होंने। क्वालिटी प्रोटीन मक्का QPM विकसित किया था डॉक्टर SK वात्सल व विश्व खाद्य पुरस्कार 2000 में मिला था इनको। क्वालिटी प्रोटीन मक्का विकसित किया था डॉक्टर वत्सल ने, SK वत्सल ने। वाइट रेवोल्यूशन व ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था। ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1989 को। फंक्शनल न्यूट्रेंट शब्द दिया था DJ निकोल्स ने। न्यूनतम सिद्धांत दिया था जस्टिस वॉन लिबिक ने। फोटोपीरियोडिज्म की खोज की थी गार्डनर और एलार्ड ने 1920 में। IAA ऑक्जिन की खोज की थी FW वेंट ने 1937 में। बायोडायनेमिक फार्मिंग अवधारणा दी थी रुडोल्फ स्टाइनर ने 1924 में। इंदौर विधि दी थी सर अल्बर्ट हावर्ड ने और AD वार्ड ने। जैविक खेती के जनक भी हैं। राइजोस्पियम शब्द दिया था हिटलर ने 1904 में। फसलों के मूल केंद्र सिद्धांत वेविलोव ने दिए थे। फादर ऑफ PGR भी कहा जाता है इन्हें। ICR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICR की स्थापना कब और किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 1860 के अंतर्गत। ICR की स्थापना किस सिफारिश के आधार पर हुई थी? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 की सिफारिश पर। ICR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। ICR का प्रशासनिक रूप किसके अधीन स्वायत्त निकाय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के अधीन है। ICR के स्वायत्त दर्जा कब मिला था? 1966 में। ICR का नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब किया गया? 1946 में। ये बदला गया था जोगेंद्र सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ICR के प्रथम महानिदेशक DG कौन थे? डॉक्टर BP पाल। 2025 के अनुसार ICR के महानिदेशक, अब 2025 में ICR के महानिदेशक DG व DARE सचिव कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट है अब 2025 में। ICR का मुख्य कार्य है कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य के एवं संबंध विज्ञानों में अनुसंधान व शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करना, ये ICR का काम है। DARE कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1973 में हुई थी। DARE के सचिव और ICR के DG के पद को लेकर क्या विशेष तथ्य है? DARE के सचिव ही ICR के महानिदेशक व DG भी होते हैं। ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की स्थापना कब और किसकी सिफारिश पर हुई? 1973 में गजेंद्र गडकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। ASRB का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICR संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के लिए वैज्ञानिकों के प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती। ICR संस्थाओं व कृषि विश्वविद्यालयों के लिए वैज्ञानिकों के प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? ASRB का मुख्य उद्देश्य है। ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के निर्माता किसे माना जाता है और कब से? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1975 से। ASRB के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RP सिन्हा। IARI की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 अप्रैल 1905 में पुसा, दरभंगा वर्तमान में समस्तीपुर बिहार में है। IARI को नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया और किस घटना के बाद स्थानांतरित किया? 29 जुलाई 1936 को स्थानांतरित किया और 1934 में बिहार भूकंप के बाद किया था। पूसा नाम की उत्पत्ति किससे जुड़ी है? फिप्स USA से जुड़ी हुई है। IARI
को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1958 में। यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिया गया। भारत में एमएसपी कितनी अधिसूचित फसलों के लिए व गन्ने के लिए क्या घोषित होता है? भारत में एमएसपी तो लगता है 22 फसलों के लिए और केवल गन्ने के लिए लगता है एफआरपी। वर्ष 2024-25 में गेहूं का एमएसपी कितना है? ये भी मोस्ट है। वर्ष 2024-25 में गेहूं का एमएसपी कितना है? 2425 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का एमएसपी है 24-25 में। 2425, ये देखो 2425 प्रति क्विंटल ये गेहूं का है। वर्ष 2024-25 में धान का एमएसपी कितना है? 2300। 24-25 में धान का 2300 है और गेहूं का 24-25 है। धान का कितना है? 2300। वर्ष 2024-25 में धान की ग्रेड ए का एमएसपी 2320 रुपये। सामान्य का तो 2300 हो गया, ग्रेड ए है तो इसका 20 रुपये और बढ़ा दो, 2320 रुपये प्रति क्विंटल। 2024-25 में गन्ने का एफआरपी कितना है और पहले कितना था? अब गन्ने का है 340 क्विंटल और पहले था 315। अब तो है 340, पहले था 315। ठीक है। 2024-25 में एमएसपी में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस फसल में हुई है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में वृद्धि हुई है एमएसपी में? कलौंजी यानी नाइगर सीड में 12.8% की बढ़ोतरी हुई है। फिर हुई है रागी में 11.5% की। एफआरपी किस फसल के लिए घोषित किया जाता है? केवल गन्ने के लिए एफआरपी होता है, गन्ने पर एमएसपी नहीं होता। सीएसीपी की स्थापना कब और किस पुराने नाम से हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में इसकी नाम पहले स्थापना हुई थी तब था। सीएसीपी का नाम कब बदला गया और नया नाम क्या रखा गया? 1985 में इसका नाम बदल दिया और अब इसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रखा गया है। एमएसपी पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? एमएसपी का अंतिम निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति CCEA ये अंतिम निर्णय लेती है। CCEA ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। एमएसपी का अंतिम निर्णय लेता है मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति CCEA। FCI किस फसल की एमएसपी पर खरीद करता है और किस मंत्रालय के अधीन? FCI ये गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद करता है और किस मंत्रालय के अधीन? उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन गेहूं और धान की FCI एमएसपी खरीद करता है और मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। नाफेड का मुख्य कार्य एमएसपी से जुड़ा हुआ है। नाफेड का मुख्य कार्य एमएसपी से जुड़ा हुआ है। मूल्य संवर्धन योजना के तहत दलहन व तिलहन की खरीद करता है कृषि मंत्रालय के अधीन। ये काम करता है कृषि मंत्रालय के अधीन और इसका कार्य है मूल्य संवर्धन योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद करता है। FCI तो करता है गेहूं और दाल की और नाफेड करता है दलहन और तिलहन की। CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एमएसपी संबंधित कार्य क्या है? CCI का एमएसपी संबंधी कार्य है कपास का एमएसपी पर खरीद और वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 2024 की थीम क्या थी? 5 जून को लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिस्टेंट। मेजबानी करता था सऊदी अरब मेजबानी करता है। सऊदी अरब इसकी मेजबानी कर रहा है। विश्व ये भी मोस्ट है। विश्व खाद्य दिवस एवं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 16 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर। 1 हेक्टेयर भूमि कितने एकड़ के बराबर होती है? लगभग 2.47 के बराबर होती है। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड NHB की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1984 में गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन BHO 2024 में आया हुआ है।
NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चावल, गेहूं, दलहन उत्पादन को बढ़ाना। RKVY रफ्तार का मुख्य फोकस क्या है? नवाचार, कृषि व स्टार्टअप व उद्यमिता। ये नई योजना है। पहले तो ओनली थी RKVY, अब हो गया इसका नाम RKVY रफ्तार। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार, कृषि और स्टार्टअप और उद्यमिता। BGREI योजना किन राज्यों हेतु चलाई जाती है? BGREI योजना किन राज्यों हेतु चलाई जाती है? पूर्वी भारत के 7 राज्यों में चलाई जा रही है। असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, यूपी और पश्चिम बंगाल में। फिर है SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? छोटे व सीमांत किसानों तक यंत्रीकरण पहुंचाना। यंत्रीकरण को पहुंचाने का काम करता है, छोटे और सीमांत किसानों तक यंत्रीकरण पहुंचाता है SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। PMKSY 1 जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, PMKSY की, और इसका नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHC में कितने पैरामीटर की जांच होती है? 12 पैरामीटर की, ये भी मोस्ट है। PKVY का मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती हेतु 20 हेक्टेयर क्लस्टर बनाना। PKVY का मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती हेतु 20 हेक्टेयर क्लस्टर बनाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम दरें हैं खरीफ की 2%, रबी की 1.5%, बागवानी की 5%। ई-नेम किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है? ये भी मोस्ट है, 2-3 परीक्षा में आ चुका है, जैसे AO की परीक्षा में पीछे आया हुआ था। ई-नेम किस संस्था द्वारा लागू होता है? SFAC के अंतर्गत लागू होता है। किसान प्रथम कार्यक्रम 2016-17 का उद्देश्य है किसानों के पारंपरिक ज्ञान को अनुसंधान से जोड़ना। किसानों का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको अनुसंधान से जोड़ना। आर्या ARYA योजना किस आयु वर्ग हेतु है? ग्रामीण युवा 18 से 35 वर्ष की आयु वाले के लिए आर्या योजना चलाई गई है। PM किसान योजना कब शुरू हुई और कितनी सहायता मिलती है? 24 फरवरी 2019 को चलाई गई। 6,000 रुपये मिलते हैं। 2,000 की 3 किस्तों में मिलते हैं। PMKSY फेज सेकंड 2021 से 26 तक। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र विस्तार प्लस जल उपयोग दक्षता। NMNF 2023 का मुख्य लक्ष्य है रासायनिक मुक्त खेती। 2026 तक 7.5 लाख हेक्टेयर और 1 करोड़ किसान। भारत में नाइट्रोजन का आयात निर्भरता कितनी है? 15%। 85% घरेलू उत्पादन। भारत में पोटाश में क्यों निर्भर है? पोटेशियम का घरेलू उत्पादन 0% और 100% आयात हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC का मुख्य उद्देश्य है बीज, उर्वरक, कीटनाशक हेतु अल्पकालीन ऋण लेना। ब्याज सहायता योजना में समय पर भुगतान पर किसान को कितनी छूट मिलती है? भी मोस्ट क्वेश्चन है। ब्याज सहायता योजना में समय पर हम भुगतान करते तो किसान को कितनी छूट मिलती है? 3% प्रभावी ब्याज 4%। 3% छूट मिलती है और प्रभावी ब्याज 4%। भारत का प्रथम संकर मक्का कौन सा है और कब विकसित हुआ? गंगावन तो प्रथम संकर है और 1961 में IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित हुआ था। विश्व में हरित क्रांति के जनक N.A. बोरलॉग हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम S. गॉड ने किया था। हरित क्रांति के राजनीतिक वास्तुकाल है C. सुब्रमण्यम। हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम 1966-67 में। केवल 5% स्टार्च युक्त मुख्य भोजन जड़ वाली फसलों से आता है। साबुत अनाज के दानों में सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक व तांबे जैसे खनिजों की दैनिक आवश्यकता का 20 से 30% होता है। गाइज क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी, 19 मिनट की तो फ़िलहाल हो चुकी है, पर हाँ हमारा एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके 3 पेज रह गए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा
वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसकी एक क्लास और बनेगी। थैंक यू गाइज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।